नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूदगी है जौनपुर से, बदलापुर से विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे। हाल ही में इन्होंने अमेरिका की यात्रा की है। स्वतंत्रता दिवस इस बार का इन्होंने अमेरिका में ही बिताया। किस तरह से देखते हैं सर, क्या कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिला? आपने अमेरिका में जो है कई दिन बिताए, स्वतंत्रता दिवस पे इस बार जो है आप अमेरिका में ही रहे। क्या कुछ चीज़ें खास रही अमेरिका में जो भारत से भी आप उस दौरान आपने बोला भी था कि ये चीज़ें भारत में भी इस तरह से होनी चाहिए? क्या कुछ चीज़ें आपको, क्या कुछ अंतर समझ में आया देखने में? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। एनएलसी भारत के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस अभी हुआ था कुछ दिन पहले अपने मुंबई में जी। और एनएलसी भारत के उस बैठक में पूरे देश के एमएलए और एमएलसी लोग जो है उसमें शामिल थे। और उसी एनएलसी भारत ने अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविल शहर में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा था जिसमें एमएलए और एमएलसी पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, यानी पूरे वर्ल्ड के एमएलए और एमएलसी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और बड़े सौभाग्य की बात थी कि उत्तर प्रदेश में आप जैसा जानते हैं कि 403 एमएलए हैं और उस 403 एमएलए में कुल 4 लोग उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जिसमें धीरेन्द्र सिंह थे आपके जेवर के विधायक, और बुलंदशहर के संजय शर्मा जी थे, और एक डॉक्टर साहब थी सुरभि पटेल, और चौथा पूरे अगर मैं कहूँ तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड से हमें अवसर मिला था जाने का, यानी चौथा विधायक मैं था। और वह कॉन्फ्रेंस ग्लोबल वार्मिंग पर था, पर्यावरण पर था, जल संचयन पर था, विधायिका कैसे अच्छे और कार्य करे, विधायिका जनता से कैसे कनेक्ट हो, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के वह कॉन्फ्रेंस था। और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे कई देशों के प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला, उनके बारे में उनकी कार्यप्रणाली को जानने का अवसर मिला। मैं इसके लिए एनएलसी भारत को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में मुझे आमंत्रण दिया और मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्फ्रेंस तो हमारा 3 दिवसीय था, लेकिन बाकी दिवस में हमने जो है, हमारे चूँकि बहुत सारे प्रवासी भारतीय वहाँ पर रहते हैं, हमारे जौनपुर के लोग हैं, भदोही के लोग हैं, आजमगढ़ के लोग हैं, अगर मैं कहूँ तो पूरे देश से बहुत बड़ी संख्या अमेरिका में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य की बात थी कि उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं सबसे पहले न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क के बाद जो है मैं न्यूयॉर्क से आया नेशविल, और नेशविल के बाद लुइसविल में जहां हमारा कॉन्फ्रेंस था वहां गया। फिर नेशविल में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज था 15 अगस्त के पूर्व में अपने प्रवासी भारतीयों के द्वारा, बहुत बड़ा एक परेड था। और उस परेड में वहां के नेशविल के मेयर और कई सीनेटर और हमें भी विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ शामिल होने का अवसर मिला। और अटलांटा के वहाँ पर राजदूत, जो भारत के राजदूत हैं, वो भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। यह पूरा कार्यक्रम हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं, जो कि अपने नेशविल एक उन्होंने संस्था बनाई है ग्लोबल इंडिया करके, उसके जो है संस्थापक हैं, और अपने इंडियन एसोसिएशन उन्होंने बनाया, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज किया था। और अपने जौनपुर के एक रिंकू मिश्रा जी हैं, बड़कू हनुमान वाले, उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया था। और मुझे बड़ी गर्व की बात है, बड़े फक्र की बात है कि हजारों हिंदुस्तानियों के साथ हमें जो है परेड करने का अवसर मिला, और भारत माता की जय जयकार अमेरिका की धरती पर लगाया। और काफ़ी कई किलोमीटर का हम लोग परेड किए, कई कार्यक्रम उसमें हुआ, बड़ा अच्छा एक वातावरण था। मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं अमेरिका में आया हूँ, जैसे लग रहा था कि अपने हिंदुस्तान के किसी शहर में घूम रहा हूँ जहाँ 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता हुई वहाँ के सेनेटर से,
और वहाँ के अपने राजदूत से काफ़ी हमारी वार्ता भी हुई, वहाँ के उद्योगपतियों से वार्ता हुई। उसके बाद हम जो है नेशविल से न्यूयॉर्क लगभग 2200 किलोमीटर है। हमने कहा कि हम अमेरिका को और नज़दीक से जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि अमेरिका और भारत में बेसिक अंतर क्या है, अमेरिका और भारत की ज़मीनी हकीकत क्या है। तो हमने रिंकू मिश्रा जी के ही साथ बाई कार 2200 किलोमीटर लंबी यात्रा करने का हमने निर्णय लिया और हम जो है नेशविल से बाई कार हम निकले। वहाँ लेफ्ट हैंड कार है, हमें भी कार चलाने का अवसर मिला। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा रहा कि मैं लेफ्ट हैंड वाली कार चलाया। और वहाँ से हम गैटलिनबर्ग एक अच्छी जगह है, वो पर्यटक स्थल है। हम लोग गैटलिनबर्ग गए, वहाँ रात्रि विश्राम किए और गैटलिनबर्ग से फिर हम लोग आए वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में हम लोगों ने पूरा सेनेटर हाउस, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो राज्यसभा और लोकसभा, अगर मैं वहाँ के सेनेटर से, कांग्रेसमैन वहाँ बोला जाता है जनप्रतिनिधि को, अगर मैं कांग्रेस हाउस को तुलना करूँ अपने हिंदुस्तान से, तो एक प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा का मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ का भ्रमण किया। व्हाइट हाउस भी जाने का अवसर मिला। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग को वहाँ के अपने राजदूत साहब ने और वहाँ के सेनेटर ने अपनी सेक्रेटरी को वहाँ पर लगाया था पूरा वहाँ भ्रमण करने के लिए। कई ऐसी जगह जहाँ पर लोकल पर्यटन भी नहीं जा सकते हैं, वहाँ भी उस लेडी ने हम लोगों को लेके गई और पूरे राज्यसभा, पूरी लोकसभा, वहाँ का पूरा इतिहास, एक एक चीज़ उन्होंने हम लोगों को घुमाया, दिखाया। और मैंने उसकी पूरी लाइव वीडियो भी बनाई, मैंने लाइव भी किया था पूरा सेनेटर हाउस का जी। एक बड़ी अच्छी यात्रा रही। और मैं वहाँ के सांसदों से, हमारे यहाँ के सांसदों से भी हमने तुलना किया कि वहाँ का काम कैसे क्या क्या करते हैं, हम क्या क्या करते हैं। तो काफ़ी हमको वहाँ देखने को मिला। फिर वहाँ से हम लोग न्यूयॉर्क आए। न्यूयॉर्क में 9/11 आप जानते हैं, वो जो क्या नाम है, जो 9/11 में बिल्डिंग गिरा दी गई थी बहुत बड़ी, तो उसको भी हम लोग जाके देखे। ऐसे तमाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हम लोगों ने भ्रमण किया। वहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को हमने देखा, वहाँ की मेट्रो व्यवस्था को हमने देखा, वहाँ की सड़कों को हमने देखा, नदियों की कैसे स्वच्छता वो लोग करते हैं उसको हमने देखा। जैसे अपने यहाँ नगर पालिका, नगर पंचायत होता है, उस तरीके से हमने वहाँ उनको देखा कि कैसे वो लोग काम करते हैं। फिर वहाँ से न्यू जर्सी हम आए और न्यू जर्सी आने के बाद वहाँ इंडियंस की पूरी भरमार है। एक न्यू जर्सी में हमने एक टाउन देखा जहाँ सिर्फ इंडियंस की दुकानें और सब पर अपने भारत माता का तिरंगा और अमेरिका का तिरंगा लगा हुआ था। बड़ा अच्छा मुझे लगा कि मेरे इंडियंस, जबकि मैं समझता हूँ कि अमेरिका बहुत बड़ा है, अपने इंडिया से आबादी वहाँ लेकिन बहुत कम है, 30 करोड़ 35 करोड़ की, शायद लगभग 30-35 करोड़ की आबादी होगी। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन 30-35 करोड़ की आबादी में मुझे ऐसा लगता है कि 1-8 करोड़ तो अपने भारतवासी हैं वहाँ पर। जितने बड़े कंपनियों के CEO हैं अपने भारत के हैं, बड़े वैज्ञानिक अपने भारत के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत के हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो पूरे अमेरिका को अगर मैं देखूँ तो चलाने का काम, भाई ताकत तो उनके पास, सब कुछ उनके पास है, लेकिन चूँकि वो सॉफ्टवेयर का युग है, वहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन पद्धति है, उन सब को चलाने का काम अपने भारत के लोग कर रहे हैं। और मुझे यह देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक, बड़े बड़े होटलों के मालिक अपने भारत के लोग हैं। और मैं न्यू जर्सी से फिर आया कैलिफोर्निया, चूँकि बहुत अमेरिका बहुत बड़ा है, 6 घंटे का फ्लाइट पकड़ के मैं आया कैलिफोर्निया से मैं लॉस वेगास गया। वहाँ की भी मैंने देखा कि लॉस वेगास एक बहुत नाम है, वहाँ की दुनिया लोग कहते हैं बहुत अजीब है, पूरा रात दिन वो जगता है, उसको भी मैंने देखा। कुल मिला जुला करके अमेरिका का लगभग हिस्सा मैंने घूमा। और कुल यात्रा करने के बाद मैं जो आगे बात कहना चाहता हूँ, आपको सुन करके ताजुब होगा और आपके दर्शकों को भी बहुत ताजुब होगा। मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया पूरे भ्रमण के बाद अमेरिका और भारत का। ये जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ आपको ताजुब होगा इस बात को लेकर के। और अमेरिका की रोड और हमारी रोड
अगर मैं तुलना करूं तो हमारी सरकार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन आज 2024 की मैं तुलना कर रहा हूं अमेरिका से, 2024 से तुलना कर रहा हूं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का भारत अमेरिका से किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। वहां की सड़कों से अच्छी सड़क हमारे यहाँ है, वहां के एयरपोर्ट से अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, वहां के एयरपोर्ट से कई गुना अच्छा एयरपोर्ट हमारे भारत का है। वहां के रेलवे स्टेशन से कई गुना अच्छा हमारे यहां का रेलवे स्टेशन है। ये मैं बड़े दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख के आया हूं, तुलना कर रहा हूं मैं भारत की और अमेरिका से। मैं आज के 2024 से तुलना कर रहा हूं, मैं इसके पहले नहीं जा रहा हूं, मैं 14 के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 24 की बात कर रहा हूं जी। स्वास्थ्य व्यवस्था भी मैं कहूंगा कि वहां से कंपेयर अगर मैं करूंगा तो हमारे यहां भी ठीक ठाक व्यवस्था है। साफ सफाई भी हमारे भारत में काफी अच्छी हो गई है। तो अगर तुलनात्मक मैं अध्ययन करूं तो भारत हमारा कहीं से अमेरिका से कमजोर नहीं है। आप दोनों सदनों में घूमे, आप बता रहे हैं दोनों सदनों में गए, वहाँ के राज्यसभा और लोकसभा में, यहाँ के राज्यसभा लोकसभा में भी आप घूमे हैं। क्या कुछ चीज़ें अगर कंपेयर की जाए तो दोनों में बेहतर क्या है? हमारा राज्यसभा उनके राज्यसभा से अगर मैं कंपेयर करूं तो कमज़ोर नहीं, अच्छा है। हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा बहुत सुंदर है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो उनका हॉल मैंने जो देखा, सिटिंग अरेंजमेंट देखा, व्यवस्थाएं देखी, ये बात दूसरी है कि उनका बहुत पुराना है और अब बहुत प्राचीन, उनका बहुत पुराना एयरपोर्ट्स है, हर 50 किलोमीटर पर उनके पास एयरपोर्ट है। उनका रेलवे स्टेशन बहुत पुराना, हमारा आधुनिक है। हो सकता है इसके नाते मॉडर्न है, आज हम बना रहे हैं इसलिए उनसे अच्छा बना रहे हैं। लेकिन आज की डेट में भारत कदापि उनसे कमज़ोर किसी भी मामले में अमेरिका से नहीं है। सिर्फ कमज़ोर एक जगह है कि जैसे वहाँ हमने देखा कि ट्रैफिक व्यवस्था, वहाँ अगर कोई गाड़ी चल रही है तो अपने लेन को चेंज नहीं करती है, वहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता है, वहाँ कोई कूड़ा करकट अपने घर के बाहर नहीं फेंकता है, वहाँ कोई भी चीज़ गाड़ी से बाहर लोग नहीं फेंकते, घर से बाहर नहीं फेंकते। वहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक है और सब बहुत नियम कानून का पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, वहाँ हर चीज़ पे टैक्स है और हर चीज़ पर वहाँ पर दंड भी है। और वो दंड अगर भारत में हम लोग लागू कर दें तो हमारे सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी का वहाँ घर है, अगर उसका घर गंदा है, उसके घर के सामने गंदगी है, घर के पिछवाड़े पे गंदगी है, तो उसके ऊपर फाइन चला जाएगा, उसके पास नोटिस जाएगी और सरकार उसके घर के अगल बगल की सफाई करवाएगी और उसके घर का पेंट करवाएगी। जितना खर्चा आएगा उससे वसूल लेगी सरकार। आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो तुरंत पुलिस की गाड़ी आएगी, आपके ऊपर 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए फाइन कर देगी। वहां हर चीज पे एक प्रकार से देखा जाए अर्थदंड है और उस अर्थदंड के नाते सब लोग सिस्टमेटिक ढंग से हैं। वहां सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो, टाइम के 15 मिनट पहले अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। हर व्यक्ति, मैं यूनिवर्सिटी घूमा, 2 नेशविल यूनिवर्सिटी मुझे जाने का अवसर मिला। पंकज मिश्रा जी वहाँ पे थे प्रोफेसर, और हमारे राजेश अग्रवाल जी वहाँ प्रोफेसर थे। पूरी यूनिवर्सिटी उन लोगों ने घुमाया और पूरी यूनिवर्सिटी का मैंने विजिट देखा। और वहाँ पे उन लोगों ने आह्वान भी किया कि आपके हिंदुस्तान के अगर कोई बच्चा अमेरिका में पढ़ना चाहता तो हम लोग उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, पूरा हम लोग यूनिवर्सिटी में निःशुल्क कराएंगे। वो लड़का मेधावी होना चाहिए और हमारे यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को पास कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब अपने इंडियंस जो हैं, भारतवासी जो हैं, वो तैयार बैठे हैं हिंदुस्तान की हर तरीके से मदद करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग थोड़ा सा, अनुशासन वहाँ ज़्यादा है, साफ सफाई वहाँ ज़्यादा है, वहाँ के लोग थोड़ा संयमित रहते हैं, उनकी दिनचर्या फिक्स है, उनका कार्य करने का तरीका फिक्स है, रूल जो गवर्नमेंट का है उस रूल का वो लोग पालन करते हैं। और थोड़ा हमारे यहाँ क्या है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि हर बात पे धरना प्रदर्शन कर देना। जैसे हमारे यहाँ जरा सा लगा दिया गया कि सभी शिक्षकों का जो है अटेंडेंस ऑनलाइन होगा, तो उस पर पूरा विरोध प्रदर्शन हो गया। वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं अटेंडेंस लगाने की ऑनलाइन, वहाँ सब लोग 15 मिनट खुद ही पहले पहुँच जाते हैं।
तो कहने का मतलब अभी फाइन किसी मोटरसाइकिल से जा रहा है, हेलमेट नहीं पहनेगा, उसका जैसे गाड़ी पकड़ा गया तुरंत हम लोग के पास फ़ोन आता है, विधायक जी देखो गाड़ी छुड़वाओ। कैसे विधायकी कर रहे हो, आपने गाड़ी नहीं छुड़वाया हमारी। वहाँ ऐसा है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। वहाँ जनप्रतिनिधि लोग बताते हैं हम लोग के पास किसी का फ़ोन ही नहीं आता। हमको तो सिर्फ डेवलपमेंट खोज खोज के सरकार के पास पहुंचाना रहता है, यहाँ आवश्यक है, यहाँ आवश्यक है। जनता से किसी का कोई सरोकार ही नहीं। सारा काम चाहे पुलिस का काम हो, चाहे वहाँ पे नगर पालिका जैसे अपने यहाँ होती है वहाँ अलग तरीके से होता है, चाहे उनका काम, सब अपने आप ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम की प्रक्रिया के तहत वहाँ सारा काम हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी, हमारे देश में मोदी जी और योगी जी उसी तरीके से हम लोग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि साल 2 साल के अंदर हमारे देश में भी हर चीज़ ऑनलाइन जब हो जाएगी। अभी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, घरौनी ऑनलाइन कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है। ये जो थोड़ा आरोप लगता है भ्रष्टाचार का हम लोग के ऊपर लगातार, कर्मचारी तहसील के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, मुझे विश्वास है कि जो मैं अमेरिका में देख के आ रहा हूँ, जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, तो मेरे यहाँ से भी भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और मैं यह दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, अमेरिका से कदापि भारत कमज़ोर नहीं है। बस यहाँ लोग संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, अनुशासन में हो जाएं, हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है भारत को। एक चीज़ ये बताइए सर, आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, तमाम बातें आपने बताई। 2024 के चुनाव को अगर देखा जाए तो कहीं कहीं आप लोग चुनाव से पहले नारा दिए थे कि अब की बार 400 पार, और फिर 400 पार का ये दम दिखा नहीं। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अयोध्या से ही अगर शुरुआत की जाए तो जहाँ पर राम मंदिर बना, सब सारी चीज़ें बहुत भव्य दिव्य हुई। अयोध्या भी आप डिफीट कर गए। अगल बगल जितना है नियर अबाउट बस्ती और जौनपुर आपके यहाँ करीबन 90,000 1 लाख वोटों से हारते हैं। मछली शहर की सीट, प्रतापगढ़ की सीट, इलाहाबाद, ऐसे मतलब कुशीनगर तो खैर फिलहाल जीते आप। ऐसे ऐसे तमाम सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश की आप डिफीट कर गए कि जो मतलब उत्तर प्रदेश से जो आशा थी कि इस तरह के परिणाम आएंगे तो उसके बिल्कुल उलट परिणाम आए। उसके पीछे क्या कुछ कमियां रह गई? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी दम भर रहे थे कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे, वो सब सारी चीज़ें हवा हवाई हो गई? किस तरह से देखते हैं? देखिए, हवा हवाई मैं नहीं कहूँगा हो गई। हम लोग के मेहनत में भी कहीं कोई कोर कसर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, जिला से लेकर के, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय, जितने केंद्र राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने दिन रात मेहनत किया, बहुत अच्छी परिश्रम किया। होता क्या है कि हम 5 साल 10 साल से तो काम कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड से पैसा दे रहे हैं, हम हर घर नल से जल दे रहे हैं, हर घर को बिजली दे रहे हैं, जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची वहाँ पानी पहुँचा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तमाम विकास के कार्य कर रहे हैं। अगर मैं बदलापुर की ही बात करूं तो बदलापुर में आज की डेट में कोई काम ही नहीं बचा है। हमने संपूर्ण विकास बदलापुर का कर दिया है, चाहे पुल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। लेकिन उसके बाद भी आप कहेंगे कि आपने तो विकास बहुत किया, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। तो देखो क्या है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम विकास की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने इतने एयरपोर्ट दिए, हमने इतनी सड़कें दिया, हमने भारत का विश्व में इतना मान सम्मान बढ़ाया, हमने फौज को इतनी ताकत दे दिया, आज फौज खुली छूट है, हमने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए, चाइना की औकात नहीं भारत पे कुछ कर सके। हम इस तरीके की बात करके प्रचार करते हैं, जो हमने किया है उसके बारे में हम बताते हैं। और हम सबका साथ, सबकी नीति की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। हर गरीब के लिए हम काम करते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हम लागू करते हैं। अब क्या है, हम तो ये करते हैं, लेकिन जो हमारा विपक्ष है, विपक्ष इसकी बात नहीं करता। वो हमारे काम पर उंगली नहीं उठाता कि आपने एक कमी छोड़ दिया, आपने एक काम नहीं किया, एक काम रह गया, एक काम और कराइए, सड़क रह गई, सड़क को बनवाइए। वो जनता को गुमराह करने की बात करता है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिल करके सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया, अगड़े से पिछड़े को लड़ाया और अगड़े पिछड़े को दलित से लड़ाया, आरक्षण खतरे में बताया, संविधान खतरे में बताया, और भोली भाली प्यारी जनता इनके बहकावे में आ गई, इनके खटाखट के चक्कर में पड़ गई। और वो जनता
ऐसा इन लोगों ने भ्रमित किया कि जो सरकार 10 साल मोदी की थी, मोदी जी ने 10 साल में कभी संविधान के ऊपर, संविधान को हमेशा पूजा करते हैं, संविधान को प्रणाम करके ही कोई काम शुरू करते हैं, उस संविधान को खतरे में इन लोगों ने बता दिया। आरक्षण को, हम लोग आरक्षण के हिमायती हैं, आरक्षण के खिलाफ हम लोगों ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, उस आरक्षण को इन लोगों ने खतरे में बता दिया। तो इन लोगों ने र्यूमर व्यापक, चूंकि इनके पास प्रचार का और कोई माध्यम था नहीं, ये हमारी बुराई कहा करते, ना हमने घोटाला किया, ना हमारे किसी विधायक सांसद ने घोटाला किया, ना मंत्री और मुख्यमंत्री ने घोटाला किया, ना केंद्रीय मंत्री ने घोटाला किया, ना हमारे प्रधानमंत्री ने घोटाला किया, कोई घोटाला हो ही नहीं था, कोई घोटाला नहीं हुआ था। हम सिर्फ विकास 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 काम कर रहे थे। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इन्होंने जनता को गुमराह किया। और मैं यह मानता हूं कि उस गुमराह में जनता पड़ गई, उनको लगा कि ये आएगा 1 लाख रुपया देगा खाते में, खटाखट 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 रुपया आएगा। जनता को इन्होंने गुमराह किया और गुमराह करके हमारे विकास को इन्होंने पीछे ढकेल दिया और गुमराह होकर के जनता भ्रमित होकर के इनको मतदान कर दिया, इसलिए जीत गए। लेकिन आज जनता इनको गरिया रही है, आज जनता इनके खिलाफ है। इनके जो साजिश थी, इन्होंने जो भ्रामक स्थिति पैदा की थी, आज आम पब्लिक, पूरे देश की पब्लिक, हमारे खासकर उत्तर प्रदेश की पब्लिक ये चीज जान गई है और हम लोग इसको बता रहे हैं, जनवा रहे हैं। इसलिए आज पब्लिक जो है, मैं समझता हूं भ्रम की स्थिति आज के डेट में नहीं है पब्लिक में। 22 और 24 के चुनाव की बात की जाए, उस आधार पर अगर एक अवलोकन किया जाए, देखा जाए, तो कहीं न कहीं ये भी एक चीज़ साफ है कि बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितना 2019 में थी। तो कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ में आपने भी उस मामले में कहा था कि कुछ सुधार की जरूरत है। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ये चीज़ें कही थी कि कुछ सुधार की ज़रूरत है। तमाम चैनलों ने इसको अपना मुद्दा भी बनाया। तो क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है? किस सुधार की बात आप कर रहे थे? देखिए, वो जो वायरल वीडियो की बात आप कर रहे हैं, जिसको लेकर के 4-5 दिन कई चैनलों ने उसको चर्चा का विषय बनाया। देखिए क्या है, मैंने क्या बोला था उस चीज़ को नहीं चलाया गया, उसमें कुछ पॉइंट को ही चलाया गया, बार बार चलाया गया। कई चैनलों ने सिर्फ एक लाइन को पकड़ करके बार बार चलाया कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, अगली बार सरकार ने, यही पॉइंट पकड़ के उन लोगों ने चलाया। लेकिन मैंने उसके आगे पीछे क्या कहा, उसको तो किसी ने चलाया नहीं, उसको तो किसी ने सुनाया नहीं। हमने उसके पहले ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, आम जनता जनार्दन यह चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में फिर से आए। यह गुंडा राज वापस ना आने पाए सपा का। सपा के गुंडा राज के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस है, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता है। हमारे अंदर जो कमियां है, जो ये अखिलेश यादव ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया है, ये समाजवादी और कांग्रेसियों ने जो आम पब्लिक में अगड़ा पिछड़ा दलित कर दिया है, सब जातियों को बांटने का काम किया है और जो भ्रमित कर दिया है आरक्षण और संविधान के मुद्दे को लेकर के, ये भ्रम की स्थिति अगर हम नहीं समाप्त कर पाएंगे तो हमारी स्थिति खराब रहेगी। मैंने ये बात कही थी, ठीक। तो हमने तो अपनी पार्टी की बात करी कि भाई हमको सबको लगना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को लगना पड़ेगा। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता लगेंगे, जनप्रतिनिधि लगेंगे, नेता लगेंगे, मंत्री लगेंगे। और एक चीज हमने उसमें कहा कि केंद्रीय नेतृत्व लगेगा, यानी केंद्रीय नेतृत्व, चूंकि पूरे हर प्रदेश में चुनाव केंद्रीय नेतृत्व लड़ाता है, कहीं भी कोई चुनाव होता है तो केंद्रीय नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। टिकट से लेकर के कौन प्रभारी रहेगा, कौन क्या करेगा, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने यही बात कही थी कि केंद्रीय नेतृत्व को, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, पूरे देश का वो चुनाव लड़ाएं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उनको पूरा फोकस करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव को फोकस करके उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा और एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को लग करके हम लोगों को लगना पड़ेगा। इन जिन्होंने जो भ्रामक स्थिति पैदा किया है, जो जनता को इन्होंने गुमराह किया है, हमको एक एक पब्लिक में जाकर के ये भ्रम की स्थिति खत्म करनी पड़ेगी और जनता को हकीकत बताना पड़ेगा। हमने ये बात कही थी, लेकिन अब उसको लोगों ने र्यूमर बना दिया। फिलहाल अब उसमें उसके ऊपर मुझे टीका टिप्पणी नहीं करना है। मैं बस इतना ही जानता हूं कि जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और ये दावा कर रहा हूं 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
फिर से बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये जो अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनका सपना सपना ही रह जाएगा। इनको जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनके खटाखट को जनता ने देख लिया है, इनके भ्रम की स्थिति को जनता ने देख लिया है। भाव उत्तर प्रदेश मान चुका है कि इनको नहीं आने देना है और भाजपा की ही सरकार बनानी है। 2017 से लेकर 2027 धीरे धीरे आने वाला है। 10 साल के करीब कामकाज भी हो जाएंगे। 27 में अभी भी नियर अबाउट आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जो बदलापुर में कई विधानसभा चुनावों से या पिछले कई दशकों से पेंडिंग रहे थे, उसको आपने पूरा किया। उससे कहीं नकारा नहीं जा सकता उन चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ रहती है, लोगों के मन में ये सवाल रहता है और लोगों ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी ने काम बहुत किया है, विकास बहुत किए हैं, लेकिन एक उनकी शिकायत रहती है कि विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का फ़ोन नहीं उठता। देखिए ऐसा है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी एक आदत रही है, डेली के दिनचर्या का कार्य हम फेसबुक पर लगा देते हैं कि आज मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। उसके साथ साथ अगर मैं बाहर भी जाता हूँ तो हर चीज़ अपडेट करता हूँ। आप सोचो अमेरिका में गया, लंदन में गया, आप सोचो मैं बहरीन गया, बहरीन में चीफ गेस्ट बन के गया था। गल्फ़ कंट्री में बहरीन में यूपी दिवस मनाया गया, वहाँ मुझे चीफ गेस्ट लोगों ने बनाया। और बहरीन में भी बहरीनी लोग मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे कि अरे भाई जब से मोदी जी आए हैं, ये जो सोमालिया के डाकू थे हमारा सारा सामान लूट लेते थे, मोदी जी के आने के बाद सोमालिया के डाकू को मोदी जी ने मार के भगा दिया, भारत की नेवी ने जो है भगा दिया। अब हमारे सारे मालवाहक जहाज सुरक्षित आ रहे हैं और सुरक्षित यहाँ से जा रहे हैं। तो आप सोचो मैं हर चीज़ को लाइव करता हूँ, हर चीज़ को बताता हूँ, ये कि एक पब्लिक से मैं मिलता हूँ। जब जनता दर्शन करता हूँ लगभग 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक डेली कम से कम हज़ारों पब्लिक प्रतिदिन मेरे आवास पर आती है। अब मैं मान लो मैं रात को 1 बजे 2 बजे तक अपने घर आता हूँ, उसके बाद सवेरे 7 बजे 8 बजे उठता हूँ, 1-2 घंटे योगा व्यायाम करने के बाद जब मैं पब्लिक के बीच 10 बजे बैठता हूँ तो कोई पब्लिक 20 किलोमीटर से आई है, कोई 35 किलोमीटर से आई है, कोई बेचारा सवेरे से आया है। तो मेरा एक भाव रहता है कि मैं एक एक व्यक्ति की बात सुनूं और उसके पक्ष में जहां भी हो जो जायज़ हो उसको फ़ोन करूं। उस टाइम पर मैं फ़ोन सुनता नहीं हूं, मैं सिर्फ उस पब्लिक की बात सुनता हूं जो मेरे घर पे आया है। तो 3-4 घंटे तो मेरा ऐसे चला गया। फिर उसके बाद मेरा कार्यक्रम लगा रहता है और जिस कार्यक्रम में जाऊंगा 1-1 घंटा स्पीच देना रहता है, एक योजना बताई जाती है। आप मेरा लाइव देखिए, रोज़ आपको 10 कार्यक्रम मेरे मिलेंगे। तो मैं फ़ोन वाला नेता नहीं हूँ, मैं मोबाइल पर बात करने वाला नेता कम हूँ। मैं जनता के बीच में डायरेक्ट जा कर के जनता से बात करने वाला नेता हूँ। इसलिए मुझे यह शिकायत मंजूर है। मैं जनता से जुड़ करके मैं मिलना चाहता हूं, जनता के साथ फेस टू फेस बात करना चाहता हूं, जिससे उसका निदान हो। आजकल तो सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल है, छोटा भी आदमी उसके पास मोबाइल है, हर चीज़ रिकॉर्डिंग कर रहा है। पता लगा मेरे जबान में कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई, अब कई लोग तो मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग रिलीज कर देते हैं। मैं बोलता कुछ हो, रिकॉर्डिंग कुछ कर लेते हैं और वायरल कर देते हैं। अब बताओ कैसे मैं किसी से बात करूं? जिसको बात करना वो आए मेरे सामने बात करे। तो सबसे खतरनाक तो मोबाइल है, हर बात की रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग सब वायरल कर देंगे फेसबुक। ये देखो विधायक जी ने ये बोल दिया, विधायक जी ने हमसे ऊंची आवाज में बात कर लिया। अब भैया मैं कहाँ कहाँ सफाई दूं? इससे अच्छा मोबाइल बाबा से छुट्टी मिल जाए, डायरेक्ट जनता से संवाद करूं, डायरेक्ट जनता से मिलूं, ये मुझे अच्छा लगता है। उसके साथ लोग ये भी कहते हैं कि विधायक जी जब मिलते हैं फिर मोल्ड कर लेते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं, बाद में मोल्ड भी कर लेते हैं। सारी शिकायतें हो जाती हैं। मैंने क्या बोला? मैंने तो बोल दिया कि मोबाइल बड़ा खतरनाक है। मैं जनता से फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। और जब मान लीजिए कोई आकस्मिक समस्या है, कोई आपसे बात, वो मेरे पास आ जाता है, व्हाट्सएप से आ जाता है, मेरे स्टाफ रहते हैं, मेरा कार्यालय है श्री कमलम। व्हाट्सएप पे अगर मेरे सब एक चीज, मेरे पास श्री कमलम नाम से कार्यालय है, वहाँ 5-6 स्टाफ है। मैंने 5 प्रतिनिधि बना के रखे हैं, सारे प्रतिनिधि कॉल उठाते हैं। हमारे कार्यालय पे 5-6 स्टाफ हैं, वो सारे लोग वहाँ पर। कार्यालय सिर्फ इसलिए बना है जनता के लिए, संवाद के लिए। जनता के हाईटेक कार्यालय है, शायद उत्तर प्रदेश में किसी विधायक के पास ऐसा कार्यालय होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, वाईफाई, पूरी व्यवस्था। हमारे यहाँ आधार कार्ड अगर किसी का नहीं बन रहा वो भी हम बनवाएंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ऑनलाइन वहाँ से करवाते हैं। इलाज का पैसा 25 करोड़ रुपया इलाज का पैसा दिलाया हूँ। शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलाज का पैसा अगर किसी ने दिलाया है तो रमेश मिश्रा ने दिलाया है। अपनी विधायक निधि से भी मैं हर साल कम से कम 50 लाख रुपया मैं इलाज के लिए पैसा देता हूं। वो कार्यालय की देन है। ट्रांसफार्मर कम से कम हजारों मैंने अपग्रेड करवा दिए हैं,
हजारों। अभी मैंने 7 करोड़ का सब स्टेशन अभी कल ही शिलान्यास करके परसों आ रहा हूं। तो आप सोचो, वो कार्यालय मेरा काम करता है, हर चीज का पैनल बना है कि ये आदमी ये काम देखेगा, ये आदमी ये काम देखेगा, और कार्यालय के द्वारा मेरे जनता का लगभग काम हो जाता है। और जनता मेरी प्रसन्न है, बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा प्यार करती है बदलापुर की जनता। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका और गल्फ कंट्री से बुलावा आता है। सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी जाऊं हजारों लोग आके स्वागत करते हैं। वो हमारा स्वागत नहीं करते, बदलापुर की 4 लाख जनता का स्वागत करते हैं। एनबीसी भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, जौनपुर के बदलापुर के विधायक हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने ये तमाम विकास के कामकाज ऐसे किए हैं जिसके आधार पर जनता को इनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह से कामकाज हो रहे हैं, उससे फिर से जो है इनकी सरकार रिपीट करेगी, ऐसा इनका मानना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी भारत।